लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर कोहरे की मोटी परत छा चुकी थी, मानो मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। वहीं गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा बार बार अंदर आ रही थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था मुकेश, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ साफ दिखती थीं। पास में ही उसकी पत्नी अंजलि आग में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे मुकेश जी उठो ना, देखो सूरज निकल गया है। क्या काम पर नहीं जाओगे आज? अरे भाग्यवान, सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है। अंजलि, आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। अरे तुम्हें पता है ना कि सेठ जी के ईंट भट्टे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। अरे हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़। ये सुनकर मुकेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। फिर वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके ओंठ सुन्न कर दिए। गांव से भट्टा तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, मदन, सतीश और गोपाल। अरे मुकेश भाई, आज भी निकला है रे तू। मुझे लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, सेठ जी ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। सेठ जी के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। फिर चारों चल पड़े, धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। हाथों की उंगलियां जमी जा रही थीं। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ सेठ जी और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ मुकेश, फिर देर से आया रे तू। अभी अभी तो 1 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, कोहरा बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। अरे बहाने मत बना, आज तो आधे दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? मुकेश कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। तभी पास में भोला बोला, अरे मुकेश भाई, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है गोपाल भाई। चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकल आया, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। तभी मुकेश ने भी अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गरम की। अरे मुकेश भाई, तेरी पत्नी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। हाँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटी बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। सेठ जी पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 50 रुपए ही मिलेंगे। लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से जेब में रख लिए। भाई 50 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थी। मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोंपड़ी के अंदर अंजलि ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। वो बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गई तुम? देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज तो भट्टे पर। ठंड ने तो जान ही निकाल दी।
अरे मजदूरी मिली। आधा ही मिला, सेठ जी ने कहा। देर से पहुंचे थे। ये सुनकर अंजलि की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करें, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। मुकेश ने अपनी बेटी राधिका के सिर पर हाथ फेरा। तभी राधिका धीरे से बोली, पिताजी बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो। अरे अंजलि, माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर मुकेश के घर में तो न रजाई थी न अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है मुझसे। मुकेश, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। अरे लकड़ी की कील निकल गई है, मैं रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा सीमा ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। पिताजी बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। मुकेश ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। अंजलि, अब ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टकरियां तो काम में आप ही। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। अंजलि, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब बस सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। मुकेश ने बाहर झांका तो देखा कि हवा में कोहरा ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज तो सेठ जी का भट्ठा भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। मुकेश ने आंखें झुकाई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं अंजलि? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें खो दूं। मुकेश चुप रहा। दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाया, सिर में बांधा और निकल पड़ा। पिताजी जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटी। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं बल्कि बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। मुकेश ने लाठी से सहारा लिया। ऐसी ठंड तो पिछले 10 सालों में भी नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। भट्टे पर पहुंचते ही देखा सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। देखो आज काम बंद है, मिट्टी जम चुकी है, जो आ गए हो जा सकते हो। साहब कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। अरे किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची बहस करने की। फिर मुकेश चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थीं, होंठ नीले। घर पहुंचा तो देखा अंजलि ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ पड़ा था। आग क्यों नहीं जलाए? लकड़ी खत्म हो गई है मुकेश। टोकरियां भी नहीं रही। सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। मुकेश ने जेब टटोली तो खाए। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। अब क्या करेंगे? मुकेश कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़े देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बाढ़ थी। उसने सोचा अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाढ़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। पिताजी अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव में अफवाह फैल गई कि कई झोपड़ियों में लोग ठंड से मर गए। तभी मुकेश की बेटी राधिका को तेज बुखार चढ़ गया। मुकेश,
ये तो जल रही है। बुखार में कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए पूरे 3 मील चलना पड़ेगा अंजलि, और इस ठंड में तो रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? मुकेश ने राधिका को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। फिर वो राधिका को उठाकर झोंपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। मुकेश उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं मुकेश, मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। अरे इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाया रे पगले? खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। फिर वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गरम कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर, आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। फिर मुकेश ने धन्यवाद किया और वापस चल दिया। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात राधिका को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाकर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। अब राधिका का बुखार थोड़ा उतर गया। अंजलि की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं अंजलि, ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। अब फरवरी का पहला हफ्ता शुरू हो चुका था और सर्दी अभी भी कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर मुकेश चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में अंजलि बच्चों को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला मुकेश, आटा भी खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करूं? अंजलि, सेठ जी का भट्टा अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या आप बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मुकेश बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। न कोई खेतों में, न कोई सड़कों पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास भी बस बुझी राख थी। अरे काका जी, कोई काम मिलेगा क्या सेठ जी के यहाँ? कुछ सुनाई दिया? बेटा, सेठ तो शहर चला गया, भट्टा बंद पड़ा है। ठंड ने मिट्टी जमी कर दी। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? बेटा, जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद जो किस्मत। मुकेश कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप वहां से निकल गया। झोपड़ी में लौटकर देखा तो अंजलि ने बच्चों को उठाकर सुला दिया था। अंजलि की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? नहीं। अब क्या करेंगे मुकेश? मुकेश ने बाहर देखा तो झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। फिर वो उन पत्तों को तोड़कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं अंजलि। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। मुकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आग की लौ को घूरता रहा। अगली सुबह मुकेश गांव के मंदिर की तरफ निकला। सोचा शायद कोई काम, कोई दान या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी जी ने उसे देखा और बोले, क्या हुआ मुकेश? चेहरा सूख गया है तुम्हारा। पंडित जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली, ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। पंडित जी चुप रहे। फिर मंदिर की कोने से थोड़ा चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी लाकर बोले, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकल जाए। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। आप भगवान के आदमी हैं पंडित जी, आज सच में भगवान दिख गए मुझे। मुकेश घर लौटा तो सीमा की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया वो मुस्कुरा उठी। मुकेश, तुमने कर दिखाया, आज बच्चों को गरम दलिया मिलेगा। फिर उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। बच्चे उठ गए और छोटी राधिका ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक ये धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे।
पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। देखो जी, दीवार गिर गई। मुकेश ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया। अरे कोई रस्सी दो, कुछ बांध दो। लेकिन रस्सी भी नहीं थी। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। हवा अंदर आ रही थी। बच्चों की दांत कट-कट कर रहे थे। पिताजी, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग हैं बेटा। जब तक हम जल रहे हैं, ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए, पर मुकेश अभी भी जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे भरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगी। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे मुकेश के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। ठंड अब भी पूरी तरह कायम थी। दिन रात एक जैसे लगते थे। ठंडी हवा, धुंध और सन्नाटा। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे, पर मुकेश के घर में अब कोई चारा नहीं बचा था। न अनाज, न काम, न ईंधन। झोपड़ी के भीतर अंजलि बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। मुकेश अब क्या करेंगे? ठंड तो कम ही नहीं हो रही और भट्टा बंद ही पड़ा है। मुकेश चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी। कुछ देर बाद बोला, अंजलि, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो जी? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर सेठ जी का भट्टा बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पागल हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता अंजलि। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 3 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। मुकेश के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला, गिरा, मगर उठा, क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा कि मुकेश के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे मुकेश बेटा, तू जंगल गया था इस जाड़े में, जिंदा लौट आया, ये भी चमत्कार है बेटा। अरे काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से था। फिर वो लकड़ियां घर लाया, आग जलाई और पहली बार उसकी झोंपड़ी में गर्मी महसूस हुई। अंजलि और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है गुड्डन। तुम सच में बाजीगर हो। बाजीगर नहीं, जिंदगी की बाजी थी। फिर अगले दिन मुकेश ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया। इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया, मदन, सतीश और गोपाल। सब ने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे, क्योंकि भट्टा अब भी बंद था और सर्दी अब भी बसी थी। अब मुकेश के झोपड़ी के बाहर रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं जिंदगी का निशान। अरे मुकेश भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। अरे नहीं गोपाल भाई, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। अब मार्च की शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। मुकेश अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था, बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। अंजलि पास आकर बोली, देखो, ठंड आखिर चली गई। मुकेश, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया।
ठंड तो हर साल आएगी अंजलि, और अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती। बच्चे आग के पास नाचने लगे और मुकेश की आंखों में चमक लौट आई। धुंध छट चुकी थी, आसमान साफ था और दूर खेतों से हल्की धूप की किरणें उसकी झोपड़ी पर गिर रही थीं। वो आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, तूने ठंड भेजी थी पर साथ में हिम्मत भी दी। अब मैं जान गया हूँ, सर्दी बाहर नहीं, इंसान के अंदर हर जाती है। हवा में अब ठंड नहीं, एक नई गर्मी थी, उम्मीद की गर्मी। मुकेश अब वही मजदूर नहीं रहा था, वो अब गांव का लकड़ी वाला बन गया था, जो सर्दी से लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। जहाँ कभी उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था, अब वहाँ हर शाम चूल्हे की लौ चमकती थी, जैसे कह रही हो, जब इंसान हार नहीं मानता तो सर्दी भी झुक जाती है।